हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। तो अगर हम बौद्ध समाज में देखें तो ये समाज में जो विषमताएं फैली हुई थी उनके संदर्भ में उनकी अलग अवधारणा थी, उनकी अलग मान्यताएं थी। अब जो बौद्ध थे, जैसे कि यहाँ पे जो पाया गया था वर्ण व्यवस्था या फिर जाति व्यवस्था जो भी थी, उसके प्रति इनकी अलग अवधारणाएं थी। अब जो सूत पिटक ग्रंथ है, इसका नाम आप याद कर लीजिए, सूत पिटक ग्रंथ। अब इसमें एक मिथक है। मिथक का मतलब क्या होता है? मान्यता। इसमें एक मान्यता दी हुई है। मान्यता ये दी हुई है कि स्टार्टिंग में क्या होता था, जो मानव था वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं था और जो वनस्पति थी वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं थी। लेकिन फिर भी क्या था, सभी जीव जंतु थे, सभी पेड़ पौधे थे, वो शांतिपूर्ण जगत में रह रहे थे, अच्छी तरह से रह रहे थे, सुखी रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, ये व्यवस्था समाप्त होने लग गई। ये व्यवस्था धीरे धीरे चल के आगे खत्म होने लगी। हुआ क्या? हुआ ये कि जो मनुष्य था वो लालची हो गया, कपटी हो गया। स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में जो मनुष्य था या फिर जो भी जीव जंतु थे वो प्रकृति से सिर्फ इतना ही लेते थे जितनी उनको आवश्यकता होगी। ऐसे नहीं करते थे हाँ बस इकट्ठे करते चलो, इकट्ठे करते चलो। वो बस इतना ही लेंगे कि जितनी उनको आवश्यकता है। उन्हें 2 की आवश्यकता है तो वो 2 लेंगे, अगर उन्हें 4 की आवश्यकता है तो वो 4 लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ हम कल के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे वो बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि धीरे धीरे मनुष्य लालची और कपटी हो गया, इस कारण से उन्होंने संसाधन का अधिक उपभोग करना स्टार्ट कर दिया, उसको ज़्यादा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से प्रकृति भी थोड़ी नष्ट होने लग गई। अब लोगों ने क्या विचार किया? लोगों ने ये विचार किया कि हमें ही अपने समाज से एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे मनुष्य को चुन लेना चाहिए। जो गलत व्यक्ति है उसको तो सज़ा दे और जो अच्छा व्यक्ति है उसको पुरस्कृत करे, और साथ ही साथ में जो व्यक्ति समाज को दूषित कर रहा है, समाज में बुराइयां फैला रहा है, उसको वह समाज से बाहर निकाल दे। और अब वो व्यक्ति समाज के लिए इतना कुछ करेगा, मतलब जो गलत व्यक्ति है उसको सज़ा देगा, जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि ये सारा कोई भी ऐसा करेगा तो लोग क्या करेंगे, वो सभी लोग मिलकर उसको चावल का अंश देंगे। चावल के अंश देने का क्या अर्थ है? यानी थोड़ा उसके गुजारे के लिए उसे थोड़ा टैक्स दे देंगे, कर दे देंगे, जिस कारण से उसका भी गुजारा हो सके। और जैसा कि वो व्यक्ति था वो सभी लोगों की सहमति से चुना जाना था, इस कारण से उसे महासम्मत की भी उपाधि दी जाएगी। और जो राजा का पद था, इससे ये पता चलता है कि जो राजा का पद था वो लोगों द्वारा चुना जाता था, लोगों द्वारा चुने जाने पर ही निर्भर करता था। और राजा जितनी भी समाज के लिए सेवाएं देता था, उन सभी के बदले में जनता क्या करती थी या प्रजा क्या करती थी, वो उसके बदले में राजा को कर दिया करती थी। कर का क्या मतलब है? यहाँ पे टैक्स है, उसको राजा को वो टैक्स दिया करती थी। वो इतनी सेवा करता था, उसके बदले में वो टैक्स देंगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। तो इसमें भी आगे आप बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि भाषा और विषय वस्तु हो गया, या फिर लेखक की तिथियां हो गया, और सदृशता की खोज हो गया। इसके भी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करते हैं। अब जो इतिहासकार है उन्हें कोई ग्रंथ मिला है तो वो उसके अध्ययन करते टाइम उसको मतलब रीड करते टाइम बहुत सारी चीज़ों पर विचार करेंगे। जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही सच नहीं मान लेंगे, उसके लिखने के टाइम पीरियड पर या फिर उसको किसने लिखा है, कहाँ लिखा गया, इन सारी चीज़ों पर भी वो उस पर विचार करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने 7-8 है, ये इसी से ही रिलेटेड है। जैसे कि भाषा है इसका फर्स्ट पॉइंट।
भाषा में वो क्या देखते हैं कि जो उन्हें ग्रंथ मिला है जिसे वो रीड कर रहे हैं उसकी भाषा किस तरह की है, उसकी भाषा पाली है, प्राकृत है, तमिल है, या फिर उसकी भाषा संस्कृत है, या फिर कोई और भाषा है उसकी। तो ये सबसे पहले वो ये देखेंगे। दूसरी बात वो ये देखेंगे कि ग्रंथ का प्रकार कैसा है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो ग्रंथ है उसमें मंत्र वगैरह दिए गए हैं या फिर कथा कहानियाँ ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि पंचतंत्र हो गया, उसमें क्या है, कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, इस तरह से है। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसमें मंत्र वगैरह दिए होते हैं कि मतलब हर एक ग्रंथ की क्वालिटी अलग अलग होती है, उसका प्रकार अलग अलग होता है, तो वो भी इस पे ये ध्यान रखते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है लेखक का। अब लेखक का भी वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि लेखक जो उसके मन के विचार होते हैं उस टाइम में, उसके मन के जो भाव होते हैं वही वो ग्रंथ में लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक बुक लिख रही हूँ, तो मैं उस बुक में क्या लिखूँगी, मैं वही लिखूँगी जो मेरे मन के विचार है, जो मेरे मन के भाव है। इसी तरह से एक लेखक भी यही काम करता है, वो जो भी लिखता है उसके मन के खुद के भावों को ही वो उस बुक के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद में आता है श्रोता। श्रोता भी एक मेन पार्ट होते हैं। अब कोई बुक है, उसको कौन पढ़ेगा, उसको वो पढ़ेगा जिसकी उसमें रुचि है। मतलब एक बुक है, एग्जाम्पल के लिए एक कहानियों की बुक है। अब कहानियों की बुक कौन पढ़ेगा, जिसको कहानियों में इंटरेस्ट है, जिसको कहानियों में रुचि है। और कोई और बुक है जिसमें मंत्र वगैरह लिखे हैं, तो जिसको मंत्र वगैरह में रुचि है, आध्यात्मिक है, वो ही उस बुक को पढ़ेगा, वो ही उसको रीड करेगा। फिर उसके बाद में जो पॉइंट लिखा हुआ है वो आता है रचना काल। अब ये भी देखा जाता है कि वो किस कालखंड में वो ग्रंथ लिखा गया है, किस कालखंड में उस ग्रंथ की रचना की गई है। इसके बारे में भी इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी, उस कालखंड में वहाँ के जीवन की शैली किस तरह की थी, लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, लोगों के किस तरह से विचार थे, उनके भाव किस तरह के थे, ये सारा उस टाइम पीरियड से पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लेखक का दृष्टिकोण। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेखक वही लिखेगा जो उसके मन के विचार होंगे, जो उसका दृष्टिकोण होगा, वही उससे बुक के ज़रिए सभी को पेश करेगा या फिर अपनी बातें उन तक पहुंचाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है रचना भूमि। रचना भूमि पर भी डिपेंड करता है, मतलब जो ग्रंथ है वो कहाँ लिखा गया है, उत्तर भारत में लिखा गया, दक्षिण भारत में लिखा गया, या फिर वो पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में वो लिखा गया है। इन सारी चीज़ों पर भी जो एक इतिहासकार है विश्लेषण करते समय इन सारी चीज़ों पर भी एक इतिहासकार ध्यान देता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है भाषा एवं विषय वस्तु। भाषा एवं विषय वस्तु में अगर आप देखें तो जो महाभारत है उसकी भाषा किस तरह की है, संस्कृत भाषा है। लेकिन यदि हम वेद और प्रशस्तियों से उसकी तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि जो महाभारत की भाषा है यानी जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन जो वेद है या फिर प्रशस्ति हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है। इस कारण से क्या होता है कि जो महाभारत है उसकी भाषा कैसी है, सरल है। इस कारण से वो व्यापक स्तर पर फैली हुई है, उसे आसानी से समझा जा सकता है। इस कारण से वो अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ी जाती है और वहाँ पे फैली हुई है। उसके बाद में अगर हम महाभारत की विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है आख्यान और दूसरा पार्ट है उपदेशात्मक। उपदेशात्मक का क्या अर्थ है, निर्देश देना या फिर शिक्षा देना ही उपदेशात्मक वगैरह में आ जाएगा। आख्यान में क्या लिखा गया, आख्यान में कहानियों का संग्रह, उसमें सभी टाइप्स की कहानियाँ दी गई हैं। और यदि हम उपदेशात्मक की बात करें तो उसमें सामाजिक आचार व्यवहार के जो मापदंड है उसके बारे में इस उपदेशात्मक में लिखा गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वो आता है लेखक एक या अनेक और तिथियाँ। तो इसमें ये विचार करने वाली बात है, जो महाभारत है उसका लेखक एक है या फिर बहुत सारे उसके लेखक हैं। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत
का एक लेखक था या अनेक लेखक थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि महाभारत का सिर्फ और सिर्फ एक लेखक था, क्योंकि अगर हम महाभारत को देखें तो इसकी रचना में भी 800 लगभग 800 साल इसमें लग चुके हैं। तो 800 साल तक तो ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इस कारण से इतिहासकार है उनका ये कहना है कोई एक व्यक्ति विशेष ही इसका लेखक नहीं था, जबकि बहुत सारे लोग थे। आगे ये चलता गया और इसकी रचना होती रही धीरे धीरे। अगर हम इसकी मूल कथा की रचयिता की बात करें तो वो है भाटसारथी, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है इस पार्ट की तो आपको पता होगा कि भाटसारथी कौन थे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, भाटसारथी वो थे जो युद्ध में जाते थे, रथ वगैरह चलाते थे और जो महाभारत का जो भी युद्ध था उसको अच्छी तरह से देखते थे और फिर वो घर पर आने के बाद में उसकी ही रचना कर देते थे। अगर इसमें पहले देखा जाए तो ये पहले मौखिक था, मतलब इसमें कुछ लिखित रूप में नहीं था। वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को आगे बताते जाते थे। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो ब्राह्मण थे उन्होंने इस कथा पर, इन जो महाभारत की जितनी भी कथाएं हैं उन पर अपना अधिकार कर लिया और बाद में इसे लिखित रूप प्रदान करने लगे। वो धीरे धीरे इसको लिखने लगे। और जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का टाइम है, उस टाइम में क्या होता था, जो विष्णु देवता है उनकी ज़्यादा आराधना की जाती थी, उनकी ज़्यादा पूजा की जाती थी। और यदि हम महाभारत में देखें तो महाभारत में जो मेन है वो कौन है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के बारे में ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो उस टाइम में लोगों ने क्या किया, उस टाइम में लोगों ने ये किया कि जो विष्णु है उनको श्री कृष्ण का ही अवतार बताया, श्री कृष्ण का ही रूप बताया। क्योंकि उस टाइम में क्या था, जो विष्णु थे वो एक आराध्य देव बन चुके थे लोगों के, और वो उनकी पूजा उस टाइम में सबसे ज़्यादा की जाती थी। और यदि हम महाभारत की बात करें तो उसमें जो नायक हैं वो कौन है, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को ही विष्णु का उसमें अवतार बताया गया। और 200 से 400 ईसा पूर्व के बीच के टाइम में जो मनुस्मृति है उससे मिलते जुलते जितने भी उपदेशात्मक प्रकरण है, प्रकरण का क्या अर्थ है यहाँ पे, टॉपिक से है। जितने भी उपदेशात्मक उसमें टॉपिक है, यानी शिक्षा देने वाले जितने भी उसमें टॉपिक है वो सभी के सभी महाभारत में जोड़ दिए गए। इससे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक महाभारत इतना बड़ा है और उसके एक पार्ट के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास को भी माना जाता है। इससे आगे जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि सदृशता की खोज। अब महाभारत है, महाभारत में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है, जैसे कि युद्ध का भी वर्णन किया गया है, वन का भी किया गया है, महल बस्ती, इन सारी चीज़ों का भी उसमें वर्णन किया गया है। अब हुआ क्या, 1951 से लेकर 1952 के बीच के टाइम में एक पुरातत्वविद है BB लाल, इन्होंने मेरठ जो कि यूपी में है उसके हस्तिनापुर के गांव में उत्खनन करना उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब ये माना गया जो हस्तिनापुर है, महाभारत में जिस हस्तिनापुर का उल्लेख मिलता है वो वही हस्तिनापुर है। इस कारण से उसमें उत्खनन करना स्टार्ट कर दिया गया ताकि उसमें महाभारत से रिलेटेड जितने भी साक्ष्य हैं वो उन्हें यहाँ पे मिल जाए। तो उस उत्खनन से उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उस उत्खनन से उन्हें ये पता चला कि इसमें 5 स्तर पाए गए। 5 स्तर का क्या अर्थ है, फर्स्ट चैप्टर में हमने स्तर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ स्तर के बारे में। यहाँ पे ये कोई ज़मीन का लेवल है, यहाँ पे एक घर पाया गया, अब कुछ भूकंप आ गया या फिर सुनामी, किसी भी कारण से वो घर ढह गया, लेकिन जो उसकी चीज़ें थी, ईंटें वगैरह थी, जो भी लकड़ी वगैरह थी वो वहीं दब जाएगी, वो वहीं इकट्ठी हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद में क्या होगा, वहाँ पे लोग और आएंगे, उसके ऊपर घर बन जाएगा, फिर ये भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा, फिर उसके ऊपर बन जाएगा, फिर उसके ऊपर बन जाएगा। इस तरह से जो ज़मीन का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा अप होता जाएगा। और ये माना जाता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा नीचे पाई जाती है वो उतनी ही ज़्यादा पुरानी होती है, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा ऊपर पाई जाती है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा नहीं होती है। अब मान लेते हैं कि ये जो है लेवल
ये आज के टाइम का लेवल है। तो अगर हम नीचे खोदना स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट आएगा वो आएगा फर्स्ट लेवल, फिर थोड़ा उससे नीचे जाएंगे, थोड़ी अलग टाइप की चीज़ मिलेगी तो फिर वो हो जाएगा सेकंड लेवल, फिर उससे नीचे हो जाएगा थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ। अगर हम और ज़्यादा नीचे खोदेंगे तो क्या पता हमें सिक्स्थ लेवल भी मिल सकता है। इसी तरह से सेवन्थ एट्थ लेवल भी मिल जाएगा। इस तरह से इसके ये स्तर बन जाते हैं। तो अब बेबी लाल ने क्या कहा कि इसके 5 स्तर पाए गए, तो उसी की ही इसमें व्याख्या की गई है। अब दूसरे स्तर के बारे में उन्होंने ये कहा है कि उत्खनन के दौरान उन्हें जो घर मिले हैं वो एक निश्चित परियोजना के बनाए हुए नहीं मिले हैं, अलग अलग परियोजना के बनाए हुए मिले हैं, उनकी कोई निश्चित परियोजना नहीं थी। और उससे दीवारें भी मिली है और कुछ कच्ची मिट्टी से बनी ईंटें भी यहाँ पे मिली हैं। इसके अलावा जो सरकंडे थे उनका भी यूज़ घर बनाने के लिए किया जाता था, घर की दीवारें बनाई जाती थी और छत थी वो भी यहाँ पे सरकंडों से बनाई जाती थी और उसके ऊपर यहाँ पे प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। अगर हम तीसरे स्तर की बात करें तो तीसरे स्तर में जो भी घर मिले हैं वो कच्चे भी मिले हैं और कुछ घर ऐसे भी मिले हैं पक्के भी मिले हैं और कुछ ईंटें हैं वो भी पकी हुई मिली हैं। और जो घर का गंदा पानी होता था उसे बाहर निकालने के लिए जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में नाले वगैरह बनाए जाते थे, उसी तरह से यहाँ पे ईंटों से बने हुए नाले भी मिले हैं और कई स्थानों पर यहाँ पे कुएं के साक्ष्य में मिले हैं, जिस कारण से पता लगता है कि इसमें कुओं का भी यूज़ किया जाता था। और यदि हम महाभारत ग्रंथ की एक टॉपिक की बात करें तो उसमें द्रौपदी के विवाह की भी बात की गई है। द्रौपदी का विवाह किनसे हुआ? 5 लोग थे जिन्हें पांडव कहा जाता था, उनसे द्रौपदी का विवाह हुआ था। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम में क्या था कि बहुपति की प्रथा प्रचलित थी। बहुपति प्रथा का क्या मतलब है? एक स्त्री के बहुत सारे पति हों, वो बहुपति प्रथा कहलाएगी। और जो उसके थोड़े टाइम में बाद में क्या हुआ कि जो बहुपति प्रथा है ब्राह्मणों ने उसे अमान्य बता दिया, कि बाद में इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया। अब ऐसा माना जाता है कि बहुपति प्रथा के पीछे कोई कारण होगा। कारण शायद ये हो सकता है कि उस टाइम में स्त्रियों की कमी पाई जाती होगी, जिस कारण से लोग क्या करते थे, बहुपति प्रथा को अपना लिया था लोगों ने, उसको यूज़ में लाने लगे थे, जीवन में उपयोग में लाने लगे थे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इसका नाम है एक गतिशील ग्रंथ। अगर हम महाभारत महाकाव्य में देखें तो महाभारत को हम एक गतिशील ग्रंथ कह सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, तो आप कहेंगे हाँ, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील ग्रंथ का क्या मतलब होता है कि उसमें थोड़े थोड़े टाइम बाद में ना थोड़े थोड़े टॉपिक जुड़ते जाते हैं, थोड़े थोड़े प्रकरण उसमें ऐड होते जाते हैं। क्योंकि ये महाभारत की है, उसकी रचना लगभग 800 साल तक होती रही है और अगर आज के टाइम में भी देखा जाए तो उसमें थोड़े थोड़े टॉपिक जुड़ते जा रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि जो सुधाकर है उन्होंने भी महाभारत का उसमें थोड़ी अमेंडमेंट की थी, उसके बारे में उन्होंने उसके गुण और दोष में उन्होंने अध्ययन किया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो महाभारत है वो एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि इसमें जो नए नए टॉपिक हैं वो इसमें जुड़ते जा रही हैं और साथ ही साथ में इसकी रचना भी हजारों वर्षों तक होती रही है। जो महाभारत है वो अकेली संस्कृत भाषा में ही नहीं लिखा गया है, महाभारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाओं का भी यूज़ किया गया है। अगर हम महाभारत की पांडुलिपियों की बात करें तो कुछ पांडुलिपियाँ उत्तर भारत में मिली है, कुछ दक्षिण भारत में मिली है, तो इससे उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग अलग है। तो उन सभी को इकट्ठा करके महाभारत को बनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो महाभारत की लैंग्वेज है वो पूरी तरह से संस्कृत नहीं है, वो दूसरी भी लैंग्वेज से मिलकर लिखा गया है। फिर इसमें कहानियाँ भी लिखी गई है, उपदेशात्मक प्रकरण भी लिखे गए हैं और साथ ही साथ में जो इसमें टॉपिक है उसमें मूर्ति कला भी है और साथ में चित्रों को भी इसमें दर्शाया गया है। और साथ ही साथ जो नाटक है और जो नृत्य कला है उसमें उसे भी इसमें विषय वस्तु प्रदान की गई है। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।